प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हम पृथ्वी की संरचना पर चर्चा कर रहे थे। लास्ट हमने भूपर्पटी, मैंटल और क्रोड पर हमारी चर्चा हुई थी। ये इम्पोर्टेंट पार्ट था और अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो महत्वपूर्ण स्रोत, विशेषकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के स्रोत, जो पहले लेक्चर में हमारी चर्चा हुई थी वह हमने बात की थी कि प्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं वह कौन कौन से हैं और उससे किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में हमें मदद मिलती है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों पर कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपसे साझा करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि बारीक से बारीक जो महत्वपूर्ण विषय सामग्री है वो मेरे YouTube चैनल से आप तक पहुँचती रहे और आप इसे आगे तक शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। और इस लेक्चर की जो महत्वपूर्ण शुरुआत आज होने वाली है वो शुरुआत होगी एक महत्वपूर्ण टॉपिक से, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा भूकंप। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। ये हमने प्रत्यक्ष स्रोतों की चर्चा की थी। जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं उनकी हमारी चर्चा हुई थी जिसमें हमने तापमान पे चर्चा की, आपको ध्यान होगा तापमान, इसके अलावा घनत्व और इसके अलावा दबाव, इस पे हमारी चर्चा हुई थी। ये हमने चर्चा की दबाव, तापमान और घनत्व होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। और अप्रत्यक्ष स्रोत में अक्सर भूकंप को शामिल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में भूकंप जो है वो एक प्रकार से प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि वास्तविकता में कि किस प्रकार से भूकंप आ रहे हैं और क्या कारण है ऐसा हमें दिख पा रहा है, इससे हम ये अनुमान लगा सके कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि प्रत्यक्ष स्रोत में हम शामिल चीज़ें करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं, और इसमें हम ज्वालामुखी को भी शामिल करते हैं, भूकंप को भी शामिल करते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत में हम शामिल किसे करते हैं, तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हम यहाँ पर घनत्व की स्थिति को, साथ ही साथ तापमान और फिर साथ ही साथ यहाँ पर दबाव को शामिल किया जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है, और इसकी जानकारी के कारण हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का महत्व या उसकी जानकारी हम किस प्रकार से प्राप्त कर पा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की, भूकंप। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कंपन, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी यदि कंपन करती है, ठीक है, पृथ्वी का धरातल यदि वाइब्रेशन करता है तो इसका मतलब वो क्या हुआ, वो भूकंप है। वो घटना क्या है, भूकंप है। तो वो घटना कैसी है, प्राकृतिक। वो घटना कैसी दोस्तों, प्राकृतिक। तो ये एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है। ऊर्जा जो मुक्त होती है उससे तरंगें उत्पन्न होती हैं, और तरंगें ही सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप को जन्म देती है। तो भूकंप किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, इम्पोर्टेंट है, कि साधारण भाषा में भूकंप का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का कंपन करना, ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि पृथ्वी का कांपना या धरातल का कांपना,
क्या हुआ, भूकंप। ठीक है, ये कैसी घटना है, ये प्राकृतिक घटना है। तो ये आती क्यों है, ये होता क्यों है, तो इसका कारण ये है कि ऊर्जा का निकलना। और ऊर्जा कहाँ, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में। तो पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा जब बाहर की ओर निकलती है तो वही तरंगे उत्पन्न करती है, वही तरंगे उत्पन्न करती है। और जब वो तरंगे उत्पन्न करती है तो वो सभी दिशाओं में फैलती है और एक प्रकार से क्या करती है, कंपन पैदा करती है। एक प्रकार से क्या करती है, कंपन पैदा करती है। और इस कंपन को ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो ये जो कंपनें होती हैं या जो तरंगे चलती हैं, वो तरंगों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जो तरंगे चलती हैं वो कुछ उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। अब ऐसे तो ये दिखाई नहीं देती, ठीक है, विजिबल नहीं होती, लेकिन हम ये देखें कि जब इसकी गणना करते हैं, हम इसको जब गणना करते हैं सिस्मोग्राफ पे हम इसको अंकित करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से हमें प्रदर्शित होती है, इस प्रकार से प्रदर्शित होती है। सिस्मोग्राफ रिक्टर पैमाना होता है, सिस्मोग्राफ होता है, उस पर जब हम इसका अंकन करते हैं, इसकी जो वेलोसिटी है उसका हम अंकन करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। 3 प्रकार की अलग अलग तरंगे होती हैं, पी तरंगे होती हैं, एस तरंगे होती हैं, ये इनको बोलते हैं एल तरंगे, है ना, लॉन्ग वेव, सरफेस वेव भी कहते हैं। तो इनकी हम 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसका एक छोटा सा चित्र आपको सामने दे रखा है ताकि आपको पता लग जाए। और एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहूँगा, आपने सोनोग्राफी का नाम सुना होगा, है ना, सोनोग्राफी नाम सुना होगा। उसमें जब यदि सोनोग्राफी की एक रील की पट्टी टाइप में आती है, वो भी आप देखेंगे, तो उसमें भी कुछ इस तरह से वाइब्रेशन होता है। आप देखेंगे उसमें भी इस तरह से वाइब्रेशन, मतलब इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है इसी तरह से वो स्ट्रक्चर बना होता है। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक भूभाग में ये 3 प्रकार की वेव होती हैं। मोस्टली 2 प्रकार की वेव जो होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है, और एक प्रकार की जो वेव होती है जिसको हम बोलते हैं धरातली तरंगे, ये पृथ्वी के सरफेस पे होती है, यानी कि भूपरपटी वाले भाग पर होती है। जबकि 2 तरंगे जो होती हैं पी और एस, जनरली छोटे स्टैंडर्ड में हम ये पी और एस पढ़ते हैं, लेकिन यदि हम बड़े स्टैंडर्ड में जाएँ तो हमें इन तरंगों के और अन्य तरंगों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस यहाँ तक केवल आपको 2 तरंगे समझनी है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मोस्टली 2 तरंगे हैं, एक पी और एक एस। और ये जो तरंगे हैं धरातली तरंगे, ये पृथ्वी के क्रस्ट वाले भूभाग पार्ट पर चलती है। ठीक है, पृथ्वी का क्रस्ट वाला पार्ट अभी मैं बता दूंगा आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, स्वाभाविक बात है, आप पूछेंगे प्रश्न कि सर कंपन क्यों होता है, क्या कारण है कंपन होने का, तो इसमें हम जान पाएंगे। प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। अब आप बोलेंगे साहब भ्रंश क्या होता है, तो भ्रंश क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जैसे मान लीजिए ये कोई रीजन है, ये कोई एक भूभाग है मान लेते हैं, और ये भूभाग जो है ये किसी ना किसी कारण से यहाँ से क्रैक हो गया। ठीक है, ये क्रैक हो गया तो इसकी जो आकृति होगी कुछ इस प्रकार से हो गई, मतलब इस प्रकार से इसकी आकृति हो गई, ये भ्रंश हो गया। ठीक है, ये एक भाग तो यहाँ हो गया, एक भाग तो ये निकल गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो इसका ये जो बीच का भाग है ये भ्रंश नुमा, जैसे आपने घाटी देखी होगी, ऊपर आप खड़े हैं और नीचे वो भाग नीचे दबा हुआ है, तो एक दूसरी तरफ कोई पहाड़ी क्षेत्र है और एक पहाड़ी क्षेत्र पर आप खड़े और बीच का क्षेत्र कैसा है, भ्रंश नुमा, यानी नीचे दबा हुआ है। तो उसी के किनारे किनारे, ठीक है, यानी जिस इस स्तर पर आप खड़े हैं, जिस पार्ट पर आप खड़े हैं उसके किनारे किनारे वहीं से ऊर्जा निकलती है, वहीं से ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है। तो भूपरपटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। जो भूपरपटी होती है, उस भूपरपटी यानी जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है उसमें जो दरारें होती हैं, वो दरारें ही एक प्रकार से क्या है, भ्रंश का निर्माण कर रही है। ठीक है, वो एक प्रकार से क्या है, भ्रंश का निर्माण करती है, क्योंकि वहीं से क्षेत्र नीचे की ओर चला जाता है। जो दरारें होती हैं, दरारें क्रैक्स आने से यदि वह क्षेत्र थोड़ा ढीला ढाला क्षेत्र है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या फिर वो शिफ्ट ऊपर की तरफ भी हो सकता है, लेकिन होगा कहाँ से, जहाँ उनमें दरारें चली होगी, तो वो एक प्रकार से भ्रंश का काम करता है। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती है। ठीक है, जो भ्रंश होता है उस भ्रंश के दोनों तरफ जो शैलें होती है विपरीत दिशा में, यानी एक इधर और एक इस तरफ, दोनों अलग अलग दिशाओं में गति करती है। जहाँ ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं
उनके पास का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय में घर्षण का प्रभाव कम होता है। इसके परिणाम स्वरूप शेलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए घर्षण जब होता है, घर्षण की स्थिति हम जब देखते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है और जिसके परिणामस्वरूप शेलखंड जो होता है वो विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु पर दबाव पड़ता है तो एक वस्तु अलग दिशा में, दूसरी वस्तु अलग दिशा में, और बीच वाले भाग में जब दबाव पड़ता है तो उसमें क्रैक आ जाता है। किसी भी वस्तु को आप जब तोड़ते हैं तो यदि आप एक बहुत बड़ी वस्तु है उसको बीच में से आप दबाव डालते हैं तो उसका एक भाग राइट हैंड साइड में और एक भाग लेफ्ट हैंड साइड में, और जो बीच वाले भाग में जहाँ दबाव आप डाल रहे हैं वो भाग एकदम से नीचे की ओर चला जाता है और दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का वो उद्गम केंद्र फोकस पॉइंट कहलाता है। इसे अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसको समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहना चाह रहा है कि भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है वो उद्गम केंद्र क्या होता है, या उसे अवकेंद्र भी कहते हैं, लेकिन होता क्या है तो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ कि उसे क्या कहते हैं, कैसे वो, लेकिन ये डेफिनेशन जरूर लिखना आप कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस पॉइंट कहलाता है। देखिए जैसे सपोज मैं एक धरातल बनाता हूँ, यहाँ पर ये कोई धरातलीय क्षेत्र है, मान लेते हैं कोई धरातलीय क्षेत्र है, ये तो धरातलीय क्षेत्र हो गया और ये पृथ्वी की आंतरिक गहराई वाला भाग हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो सेंटर है यहाँ से ऊर्जा मुक्त हुई। ठीक है, इस क्षेत्र से क्या हुआ, ऊर्जा मुक्त, क्योंकि हम ये पढ़ कर आए हैं कि एनर्जी जो रिलीज़ होती है ना, ऊर्जा जो मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, तो एनर्जी रिलीज़ होने का कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो, यानी किसी भी स्थिति का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होता है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। एक कोई वस्तु है, उस वस्तु को यदि हमने मान लीजिए कि कोई बॉल है, एक क्रिकेटर है, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है। बॉल अपनी बॉल को रिलीज़ करता है तो उसका वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि उसने अपने हाथों से बॉल को फेंका, और जब फेंकने के बाद वो जिस सतह पर पहली बार गिरती है वो उसका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, वो उसका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो कोई वस्तु किसी स्थान से जब चल रही है, जैसे एक रेसर होता है, ठीक है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ से वो रेस प्रारंभ करता है, और जहाँ रेस का अंतिम बिंदु होता है वो अपनी रेस को वहाँ एंड कर देता है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक उसी तरह से जो ऊर्जा तरंगें होती हैं, ठीक है, या मुक्त ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को जो मुक्त करने का जो स्थान होता है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई पॉइंट तो होता होगा। मान लेते हैं वो पॉइंट ए है, वो पॉइंट क्या है, ए, और यहाँ से शुरू होकर, ठीक है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ध्यान रखिए दोस्तों, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यहाँ से प्रारंभ हो रही है, ये ए बिंदु से प्रारंभ हुई, वो जो ऊर्जा थी या जो ऊर्जा रिलीज होने वाली है वो यहाँ से प्रारंभ हुई, और सबसे पहले कहाँ जा रही, देखिए अब आप देखें, आप यहाँ से वो ऊर्जा बिल्कुल पहले सीध में जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि बाकी जो रास्ते हैं ना वो बहुत लंबे हैं। देखो बाकी जो इसके रास्ते होंगे, जो जाने का वे होगा वो लंबे मार्ग होंगे। देखिए यहाँ जाना लंबा मार्ग है, ये दोनों मार्ग लंबे हैं, ये दोनों मार्ग लंबे हैं, लेकिन सबसे कम, सबसे जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये होगा, बिल्कुल ये होगा, मतलब यहाँ सबसे पहले जाएगी वो। इसका मतलब क्या है कि जो ऊर्जा होती है वो जिस स्थान से शुरू होती है और जिस स्थान पे सबसे पहले पहुँचती है, वो जो एंगल क्रिएट होता है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। लेकिन उसके बाद जहाँ भी वो पहुँचेगी तो वो उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस का काम करता है, वो उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस का काम करता है। यानी सबसे पहले पहुँचती है जिस स्थान पे वो पहुँचती है, यहाँ से प्रारंभ हुआ ये पॉइंट, यानी ए पॉइंट उसका प्रारंभिक बिंदु है, और जहाँ को जा रही है तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी, जहाँ शॉर्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, कोई भी वस्तु आप फेंकते हैं, यदि जितनी ताकत से आप फेंक रहे हैं, मान लीजिए कोई सामने एक व्यक्ति खड़ा है और उसी के सामने आप खड़े हैं,
आप उसे एक बॉल फेंक रहे हैं, बॉल कैच करा रहे हैं, तो आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उस तक बॉल जो होगी वो जल्दी पहुंचेगी, ठीक है। जबकि यदि वही बॉल को एंगल से फेंकना हो, किसी एंगल से फेंकना हो, दूसरी साइड में फेंकना हो, तो वहाँ पर बॉल को जाने में ज़्यादा समय लगेगा। और यदि स्ट्रेट फेंकना हो तो जल्दी समय लगेगा, हम जल्दी उसको फेंक सकते हैं। और यदि एंगल से फेंकना हो तो वहाँ समय अधिक लगेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है, यहाँ पर जो वेव होती है अपने ओरिजिन पॉइंट से और अपने एंडिंग पॉइंट पर बहुत तेज़ गति से जाती है, बहुत तेज़ गति से जाती है। और दूसरे स्थानों पर जाने में, जैसे ये स्थान मान लीजिए C है, ये D है, ये E है, ये F है, तो इन स्थानों पर यानी कि C, D, E, F, यहाँ जाने पर इसको समय अधिक लगता है। जबकि सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, सबसे पहले पहुँचती है B स्थान पे पहुँचेगी। इसका मतलब यदि हम ओरिजिन पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को देखें, यानी ओरिजिन पॉइंट को हम A को क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट, ये ध्यान रखना। ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, लिखा हुआ है भूकंप का उद्गम केंद्र, जहाँ से भूकंप उद्गम कर रहा है, यानी जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस, या उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, ठीक है। लेकिन जहाँ पहुँच रहा है उसको बोलते हैं ईपी सेंटर, उसको क्या बोलेंगे, ईपी सेंटर, या बोलते हैं उसको अधिकेंद्र। तो सबसे पहले वो वहीं पहुँचता है, ठीक है। उसके अलावा फिर वो अन्य तरंगों के रूप में अलग अलग विस्तारित होता रहता है, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र से समीप होता है, देखिए एक वर्ड आ रहा है समीपतम, यानी जो सबसे समीप होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा, वो क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो बिंदु फोकस पॉइंट से बिल्कुल समीप होगा उसको हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। अधिकेंद्र पे ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, क्योंकि 90 डिग्री सबसे पहले वहीं पहुंचेगी, बिल्कुल डायरेक्ट उसका मूवमेंट होगा, डायरेक्टली वो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा तो बिंदु जो वहाँ से स्टार्ट हो रही है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, वो बिल्कुल सीधी लकीर के रूप में जा रहा है, और एक उसकी पैरेलल लकीर भी बनेगी, एक रेखा उसकी पैरेलल भी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो पॉइंट बिल्कुल सीधा गया है, यानी जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी का सरफेस हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई हमारी, ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी में मान लीजिए कि यहाँ से इसने प्रारंभ किया, ठीक है, ये इसका विषुवत रेखीय क्षेत्र मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रारंभ हुआ, तो यहाँ से प्रारंभ हो गया तो यहाँ जाएगा या ये यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ जाने में इसको समय अधिक लेगा, इन दिशाओं में जाने में उसको समय अधिक लगेगा। या तो ये यहाँ जा सकता है, ये वाली दिशा बन सकती है, या फिर ये यहाँ दिशा बना सकती है। तो इस एंगल से हम देखें तो ये एंगल क्या कहला रहा है, देखिए ये एंगल क्या कहला रहा है, ये एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है दोस्तों। या फिर इस एंगल से देख लो तो ये एंगल भी कौन सा हो गया, 90 डिग्री हो गया। आ रहा है समझ में। इस पॉइंट से वो यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, तो फिर यहाँ से जाएगी तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया, देखो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ से यहाँ भी जा सकती है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल। किसी भी एंगल से आप देखें हमेशा वो 90 डिग्री के एंगल पर ही जाएगी सबसे पहले, और कहीं और जाती है तो उसको समय अधिक लगता है। लेकिन जिस एंगल पे जाएगी वो हमेशा 90 डिग्री, वो यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, ये वो यहाँ से यहाँ भी जाएगी, लेकिन फिर वो इससे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यानी कुल मिला के वो हमेशा अपनी सीधी रेखा में जरूर जाती है, सीधी रेखा में ही जाएगी। इससे हम ये पता लगा लेते हैं कि एक बिंदु फोकस पॉइंट जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, एक बिंदु अधिकेंद्र जहाँ तक वो चीज़ वस्तु जा रही है, यानी वो तरंगे वहाँ तक पहुँच रही है। तो ये जो केंद्र होता है वो हमेशा ठीक 90 डिग्री के कोण पर होता है, ठीक है। आपके आगे भी बुक में लिखा हुआ है कि ये हमेशा अपने 90 डिग्री एंगल पर ही होता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि अधिकेंद्र उद्गम केंद्र से ठीक ऊपर यानी 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगे जो होती हैं, यानी अर्थक्वेक वेव्स को जो होती है वो क्या होती है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ोगे। तो हम पहले ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, हमारे लास्ट लेक्चर में यही चीज़ था। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग होते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि स्थल मंडल और पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर वाला जो रीजन होता है
वहीं पर सर्वाधिक भूकंप आपको या ज्वालामुखी वाला जो स्थान है वो भी आपको वहीं देखने को मिलता है। और भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। ठीक है, जो सिस्मोग्राफ होता है उस सिस्मोग्राफ से हम क्या भूकंपी तरंगें जो होती हैं उनको हम लिख लेते हैं, अभिलेखित कर लेते हैं। सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करना और भूकंपी तरंगों का अभिलेखित वक्र दिखाता है। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से वक्र बनता है। ये वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपी तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मेजर टाइप में हम देखें तो 2 प्रकार की तरंगें होती हैं। एक को बोलते हैं बॉडी वेव। ठीक है, एक तो बोलते हैं बॉडी वेव जो पृथ्वी की बॉडी में यानी आंतरिक भाग में चलती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भूगर्भीय तरंगे। एक होती है धरातलीय तरंगे जो सरफेस पे चलती है यानी क्रस्ट वाले पार्ट पे चलती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस वेव यानी धरातलीय तरंगे। एक होती है भूगर्भिक तरंगे जो बॉडी वेव यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं भूगर्भीय तरंगे। ये नोट कर लेना है आपको। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। जो भूगर्भीय तरंगे होती हैं वो कैसे उत्पन्न होगी कि जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा जब बाहर निकलती है उसी दौरान वो तरंगे उत्पन्न होगी और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण कई तरंगे उत्पन्न होती हैं जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित होता जाता है। क्योंकि दोस्तों हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अप्रत्यक्ष स्रोतों में हम घनत्व, तापमान और दबाव 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं और तीनों ही परत दर परत। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर हमारी बुक में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो तो बाद में है और आपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया। तो दोस्तों मैंने इसलिए पढ़ा दिया, इसका कारण आप समझेंगे, यहाँ आप ये देख पाएंगे बार बार बात हो रही है भूगर्भिक तरंगे। ठीक है, बार बार ये बात आ रही है। तो भूगर्भिक तरंगे ये तो क्लियर हो गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है, लेकिन अब यहाँ ये एक बात आई है कि इन तरंगों का वेग जो होता है, देखिए यहाँ एक बात बताता हूँ, यहाँ एक बात आई है कि तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। तो परिवर्तित क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? तो अब मैं बता दूं, मैंने आपको एक चित्र बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वहाँ हमारी चर्चा हुई थी क्रोड की। आपको ध्यान होगा, क्रोड को मैंने 2 पार्ट बताए थे, एक बाह्य क्रोड, एक आंतरिक क्रोड। और बाह्य क्रोड जो है एक द्रव अवस्था में, एक ठोस अवस्था में। उसी प्रकार से मेंटल के भी 2 पार्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और भूप्रपट्टी को भी हमने पढ़ा। तो उस स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक पदार्थ से नहीं हुई है कि केवल ठोस ही ठोस हो या केवल और केवल द्रव अवस्था में हो या तरल फॉर्म में हो। तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी की जो आंतरिक अवस्था है वो हर स्तर पर अलग अलग, कहीं ठोस है, कहीं तरल है, कहीं गैसीय पदार्थ है। तो यही कारण था कि मैंने उसको पहले बताया। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि क्रोड वाला जो पार्ट है वो तरल भी है और ठोस भी है। ठीक उसी प्रकार से जो मेंटल वाला पार्ट है वह भी कुछ ठोस है, कुछ तरल है। एक वर्ड आपने पढ़ा था मेंटल में, आपको ध्यान हो, एस्थोनोस्फेयर। और एस्थोनोस्फेयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी अवस्था जो द्रव अवस्था में हो, चिपचिपी अवस्था में हो। वो आपको 400 किलोमीटर यानी 100 से 400 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो जो भाग है वो एस्थोनोस्फेयर का पार्ट है। किसका पार्ट है? एस्थोनोस्फेयर का पार्ट है। और वहाँ पे ठोस भी है और वहाँ ध्रुवीय अवस्था भी देखने को मिलती है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि हमने वो क्यों पढ़ा। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड कर दूं, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, सियाल सीमा नीफे। सियाल सीमा नीफे में मैंने आपको एक बताया था कि जो सियाल होती है वो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, जो सीमा होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम की होती है, और जो नीफे होता है वो निकल और फेरस का होता है, यानी लोहा और निकल से बना होता है। तो इन तीनों में यानी सियाल सीमा नीफे तीनों परतों में अलग अलग रासायनिक तत्व हैं, अलग अलग रासायनिक संगठन है। और जब रासायनिक संगठन अलग अलग होगा तो फिर तरंगों के चलने का जो पैटर्न होगा वो भी अलग अलग ही होगा। इसी कारण से यहाँ बात कही गई है कि तरंगों का जो वेग होता है वो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लियर कर दिया कि ऐसा क्यों होता है और होने के पीछे क्या कारण है। क्योंकि पृथ्वी का घनत्व भी अलग है। क्योंकि जब हम आंतरिक संरचना पढ़कर आए थे तो आपको मैंने बताया था कि जो भूपर्पट्टी वाला हिस्सा है वहाँ घनत्व अधिक अलग है, मेंटल में होगे घनत्व अलग होगा, और जैसे जैसे हम आंतरिक गहराई में जाते हैं तो घनत्व 13 ग्राम घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। क्लियर हो गया? शायद अब क्लियर होगा क्या? भूपर्पट्टी से जैसे जैसे हम अखरोट वाले पार्ट में जा रहे हैं तो घनत्व में परिवर्तन आ रहा है। जब घनत्व में परिवर्तन आता है इसका मतलब वहाँ तापमान में परिवर्तन आएगा। जब वहाँ तापमान में परिवर्तन आएगा तो दोस्तों दबाव में परिवर्तन आना निश्चित है। तो इस प्रकार से यदि इन तीनों में अंतर है तो इसका मतलब वहाँ चल रही तरंगों में भी क्या होगा? अंतर होगा। इसलिए वो कैसी होगी? परिवर्तित हो जाएगी, वो अपरिवर्तित नहीं रहेगी। यानी इसमें परिवर्तन निश्चित है, वो परिवर्तित होगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन और आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। क्योंकि रिफ्लेक्ट होगा, सिंपल सी बात है, कहीं पर ठोस होगा कहीं पर द्रव होगा, तो जो तरंगी होती हैं तरंगें रिफ्लेक्ट होती है, वो सही एंगल पे ना जाते हुए कहीं और मुड़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि तरंगें मोस्टली सीधी जो तरंग या जो वेव सीधी जा रही है वो शायद 90 डिग्री वाली ही जाती है। उसके बाद जो भी तरंगें जाती हैं उनमें फेरबदल हो जाता है और वो अपना मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस प्रकार से हमें तरंगों का अध्ययन कर पाते हैं। अब देखिए भूगर्भीय तरंगें जो होती है दो प्रकार की, क्योंकि हमने चर्चा की, एक होती है बॉडी वेव, एक होती है सरफेस वेव। तो बॉडी वेव में यानी कि भूगर्भीय तरंगें जो होती है उसमें जो सबसे पहली है वो पी तरंगे। सबसे पहले कौन सी दोस्तों? पी तरंगे। अब पी तरंगों की बात करें तो तरंगे एक तो पी तरंग होगी, दूसरी एस तरंग हो गई। अब पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं और पी तरंगे ही 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। पी तरंगे ही 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, ये कन्फर्म हो गया है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले जो तरंग पहुंच रही है वो पी है। अब पी सबसे पहले पहुंचेगी कौन से पॉइंट से? फोकस पॉइंट से। फोकस पॉइंट से और कहाँ पहुंचेगी? ईपी सेंटर पर, वहाँ पहुंचेगी। इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। तो 90 डिग्री एंगल क्रिएट कौन सी वेव करती है? तो आप जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि 90 डिग्री पर जो वेव पहुंचती है या 90 डिग्री का एंगल जो वेव क्रिएट करती है वो कौन सी वेव क्रिएट करती है। इसे हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले पहुंचती है। पी फॉर प्राइमरी, इजी हो जाएगा आपके, पी फॉर प्राइमरी, और एस फॉर सेकेंडरी जो इसके बाद आएगी तो हम उसको द्वितीयक तरंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये गैस, तरल और ठोस, इसकी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। देखिए सबसे पहले पहुंचती है नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले पहुंचती है नंबर 1। दूसरा क्या है? इन्हें हम प्राथमिक तरंग कहते हैं, प्राइमरी वेव है। और तीसरा कारण क्या है कि गैस से भी निकल जाती है, तरल से भी निकलती है और ठोस से भी निकलती है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो गैस फॉर्म से भी बना हुआ है, वो लिक्विड फॉर्म में भी है और वो सॉलिड फॉर्म में भी। तीनों ही फॉर्म रखता है, गैसियस फॉर्म भी, सॉलिड फॉर्म भी और लिक्विड फॉर्म भी, तीनों ही फॉर्म वो रखता है। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है, यानी इसको हम सेकेंडरी वेव कहते हैं, द्वितीयक तरंगें कहते हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। मतलब जहाँ ठोस पदार्थ होगा वहीं पर एस तरंगें उत्पादित या उत्पन्न होगी, जबकि पी तरंगें तीनों में, गैस में भी, ठोस में भी और द्रव चलती है। जबकि एस वेव जो है वो केवल सॉलिड फॉर्म से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। एस तरंगों की महत्वपूर्ण विशेषता, इसी विशेषता के ने वैज्ञानिकों के भूगर्भीय संरचना को समझने में मदद की। परावर्तन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है, जबकि आवर्तन से तरंगें कई दिशाओं में चल जाती है। यानी परावर्तन वापस पुनः लौट जाना, तो ये जो ध्वनि तरंग है वो पुनः वापस लौट जाती है। साउंड वेव आपने देखा होगा, साउंड जो आता है तो वो जाकर वापस पुनः लौटता है, तो परावर्तन होता है। ठीक है, जबकि आवर्तन में क्या होता है, वे तरंगें जो होती है वो दिशा में चली जाती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा और इसमें जो इसकी भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। तो धरातली तरंगें भूकंप लेखी के अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ठीक है, ज़्यादा विनाशकारी होगी, इनसे शैलें विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो तरंगी होती हैं वो कौन सी होती हैं? बॉडी वेव में पी और एस दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन पी जो है वो तीनों से गुजरती है, ठीक है, तरल से भी, ठोस से भी और द्रव से भी, गैस फॉर्म से भी, ठीक है। जबकि एस जो होती है वो केवल ठोस से गुजरती है। किससे? केवल ठोस से गुजरती है, और इसीलिए शेल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों भूकंपीय तरंगों के संचरण की, लेकिन भूकंपीय तरंगों का संचरण हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये आपको चैप्टर इतना तक समझ में आया होगा। इसके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, समझिए, एक बार वापस पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद।